नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे तक हरियाणा कैबिनेट की बैठक चली। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी। सीएम ने कहा, कैबिनेट ने 42 एजेंडों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि बैंकों से किसानों से लेन देन पर स्टैंप फीस माफ करने का फैसला हुआ है। अब 2000 की जगह 100 रुपए फीस लगेगी। झांडली पावर प्लांट में अधिग्रहण के दौरान वंचित 12 लोगों को नौकरी मिलेगी। सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना के दौरान हुए चालान की फीस को कम करने पर कैबिनेट में मुहर लगी है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया। सीएम ने कहा कि कालका पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से बाहर किया गया। अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा। नगर निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई गई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा विज्ञापन पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया, वेब मीडिया के लिए पॉलिसी बनाई गई। वहीं कोविड-19 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, इसलिए उनकी ड्यू पेमेंट 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। सीएम ने कहा कि इंडस्ट्री में 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार के लिए कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए नियम बनाया जाएगा। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार का नया गांव ऐतिहासिक गांव बना है, जिसने सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाकर गोबर गैस को पाइपलाइन के माध्यम से घरों की रसोई तक पहुंचाया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इतना महत्वपूर्ण प्लांट है, जिसने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार किया। हरियाणा के सभी 138 खंडों के एक गांव में इसी तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगवाए जाएंगे। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि बायोगैस के जरिए गांव में घर घर तक पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति की जाएगी, जिससे लोगों की रसोई के खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही गांव के गोबर का भी सहज निष्पादन हो सकेगा। डेप्यूटी सीएम ने गांव में बनी नई विकास परियोजनाओं के लिए गांव वालों को बधाई दी और इस गांव को तरक्की पसंद बताते हुए अन्य गांव को भी इससे प्रेरणा लेने की सलाह दी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर कहा कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, लेकिन मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा। हुड्डा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बड़ौदा उपचुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बड़ौदा चुनाव में उतर कर दिखाएं, मैं भी उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। भिवानी पहुंचे अभय चौटाला, सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार नशा तस्कर और शराब माफिया को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा सत्र में सबूतों के साथ खुलासा करने का किया दावा। अभय ने कहा कि सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने में लगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार विधानसभा में एक्ट पास कर पीटीआई को बहाल करे। बड़ौदा विधानसभा सीट को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा सीट कांग्रेस की नहीं बल्कि इनेलो की परंपरागत सीट है और हुड्डा जिस कांग्रेस की बात करते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का अगर इतना ही शौक है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। अभय चौटाला ने बड़ौदा से इनेलो की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने काफी मजबूती हासिल की है, चाहे बात चीन की हो या फिर पाकिस्तान की। दोनों जगह भारत ने उनकी सीमाओं में घुसकर करारा जवाब दिया। सैनी ने कहा कि अवैध माइनिंग की लिस्ट में कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही नायब सैनी ने यमुनानगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि किया। अम्बाला शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देशों पर सैनिटाइजेशन का काम और हैंड सैनिटाइजर्स बंटवाने का काम लगातार जारी है। अम्बाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निर्देशों पर नलियोला गांव में घर जाकर लोगों को हैंड सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव ने बताया कि अम्बाला में विनोद शर्मा के निर्देशों पर अप्रैल महीने से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जब तक कोरोना से मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक अम्बाला में यह काम जारी रहेगा।
हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो चालू वित्त वर्ष में मत्स्य पालन के 2000 प्रोजेक्ट लगाएं और कम से कम 5000 युवाओं को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य का निर्धारित अवधि से पहले ही पूरा करना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को विभाग की वेबसाइट अपडेट करने के निर्देश भी दिए। पृथला विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों को विधायक नैनपाल रावत ने बड़ी सौगात दी। विधायक ने 2 फीडर का उद्घाटन कर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की। पृथला के 9 गांवों को अब 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि आगामी 4 महीने तक घरों के ऊपर से लटकने वाले तारों को भी हटा दिया जाएगा, जिससे हादसे नहीं होंगे। विधायक नैनपाल रावत ने बड़ौदा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि चौटाला और हुड्डा ने राज भोगा था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। रादौर यमुना नदी में खनन ठेकेदारों के बनाए अवैध रास्तों से कटाव का खतरा बढ़ गया है। खतरे की आशंका के कारण यमुना नदी से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। यमुना नदी से सटे इलाकों के लोगों की मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी खनन जोन में काम होते वक्त तो इन रास्ते को तोड़ने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन अब जब खनन बंद है तो इन रास्तों को तोड़वाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने कहा कि शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन खनन करने वालों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यमुनानगर में गंदे नाले और सीवरेज का पानी यमुना नदी को दूषित कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निर्देशों के बाद यमुनानगर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। कई विभागों के अधिकारियों ने यमुना को शुद्ध करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्लान के अनुसार यमुना में गिर रहे नाले पर रोक लगाए जाने की तैयारी भी है। जिला सचिवालय में हुई बैठक में उपायुक्त मुकुल कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार प्लान तैयार करें। भिवानी में विधायक विशंभर वाल्मीकि ने शॉर्ट फिल्म डेयर से डर तक के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान विधायक विशंभर वाल्मीकि ने कहा कि छोटे कलाकारों की मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा। हरियाणा में अच्छे स्तर पर फिल्म निर्माण का काम शुरू होगा। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद लेखक कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि शर्तों के साथ फिल्म शूटिंग की अनुमति मिल रही है। सिरसा में मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीआई टीचर्स का मुद्दा नहीं उठाए जाने पर शिक्षकों में भारी गुस्सा है। शिक्षकों का ये कहना है कि सरकार की नीयत और नीति में खोट है। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि मंत्रिमंडल में उनका मुद्दा न उठाकर उनके साथ वादा खिलाफी की गई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों ने शिक्षकों को मंत्रिमंडल में उनका मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया था। प्रदर्शनकारी टीचर्स का यह कहना है कि उन्हें मंत्रिमंडल की बैठक से काफी उम्मीद थी, लेकिन अब उन्होंने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में लोगों के सामने झोली फैलाकर सरकार का विरोध करेंगे। सिरसा के लघु सचिवालय में अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू करने की मांग को लेकर सब कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने उपायुक्त से अनुभव के आधार पर डीसी रेट लागू किए जाने की मांग की। साथ ही साथ आरोप लगाया कि सिरसा जिले में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम डीसी रेट है। चीन के ऐप कैम स्कैनर को टक्कर देते हुए चरखी दादरी के छात्र पंचम शोराम ने स्कैन बनाया है, जिसको गूगल प्ले स्टोर में 5 में से 4.7 की रेटिंग दी गई है। पंचम के पिता शिव कुमार ने बताया कि उनका बेटा ग्राफिक एरा हल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का छात्र है। पंचम ने ऐप सहपाठी यश के साथ मिलकर बनाई। पलवल जिले के सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर और भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड के सहयोग से ग्राम पंचायतों में इंटरनेट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। आगामी 31 जुलाई तक लोगों को गांव में वाईफाई की सुविधा मिलने लगेगी। अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वैज्ञानिक खोज, कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी।
हरियाणा के निजी स्कूल प्रबंधकों के बच्चों की ट्यूशन फीस और अन्य फंड ले जाने को लेकर यमुनानगर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधकों पर सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। अभिभावकों ने 3 महीने की ट्यूशन फीस माफ किए जाने की भी मांग की। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई लोगों के पास रोजगार नहीं रहा, ऐसे में फीस देना मुश्किल है। अभिभावकों का यह भी कहना है कि स्कूल जहां हर साल वार्षिक फंड लेते हैं तो वहीं दूसरी ओर हर साल ट्यूशन फीस बढ़ा दी जाती है। इस पर भी लगाम लगाई जाए। अभिभावकों ने स्कूल का ऑडिट करने की भी मांग की। पंचकुला में बहन की शादी में ना पहुंच पाने से परेशान शख्स ने खुदकुशी कर ली। परेशान युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। लॉकडाउन की वजह से उमेश नाम का शख्स अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंच पाया। इस बात को लेकर उमेश मानसिक तौर से परेशान था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। भिवानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको ये बताएं कि धनाना गांव के पास तीव्र मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जा गिरी, जिसमें पंजाब की रहने वाली 2 महिलाएं सवार थी। दोनों की ही मौके पर जान चली गई। वहीं कार में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस का ये कहना है कि मोड़ तीव्र मोड़ है, जिसके बारे में एनएच को पत्र लिखकर बताया जाए। कुरुक्षेत्र के बटशामी गांव में 90 यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस पलट गई, जिसमें 35 लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ लोगों को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन 24 घायलों को कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, जिनमें से 4 यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में सवार एक महिला ने बताया कि बस का ड्राइवर नशे में था और बस को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पंचकुला के नाडा साहिब पुल पर तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में कार सवार युवक को चोट आई है, जिसका इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। यमुनानगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए। आदेश के प्रशासन ने कोरोना में की वजह से आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी किए जाने की बात कही। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी यात्री किसी भी रास्ते से हरिद्वार नहीं पहुंचेगा। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सभी धार्मिक संस्थाओं की मीटिंग लेकर भी अधिकारियों ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। सिरसा के थेहड़ मोहल्ले की महिला नगर पार्षद बलजीत कौर के घर पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला बोल दिया। इन लोगों ने नगर पार्षद के घर पर पथराव भी किया। हमले का वीडियो घर पर ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नगर पार्षद और उसके परिजनों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सिरसा पुलिस से सुरक्षा की मांग की। वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करनाल से टोहाना आ रही महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला की माने तो बदमाश ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने शख्स पर बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई। बेरोजगारी से जूझ रहे एक युवक के पिता की जमा पूंजी धोखाधड़ी कर बैंक खाते से निकालने का मामला सामने आया। 24 घंटे में उसके बैंक खाते से 3,42,000 रुपए निकाल लिए। इन पैसों से शख्स अक्टूबर में अपनी बेटी की शादी करने वाला था। पूरे जीवन की जमा पूंजी कुछ ही घंटों में लूट जाने के बाद पीड़ित पिता ने बैंक और पुलिस थाने में शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी गरीब पिता पुलिस थाने और बैंक में दर-दर के ठोकरे खाने को मजबूर है। नूंह में नशा तस्करों पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने लगभग 8 किलो गांजा सहित एक आरोपी को धर दबोचा। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पकड़े गए गांजा की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सोनीपत के गांव गोहना में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार मामला 4 जुलाई का है। शख्स की गला दबाकर हत्या की गई थी। पंचकुला में तलाक के बाद पत्नी ने अपने पति का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी बेनिफिट उठाने का मामला सामने आया। पति ने जानकारी मिलने के बाद मामले को उजागर किया। फर्जीवाड़े के आरोपी महिला के तलाकशुदा पति ने कहा कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा हूं। साजिश के तहत मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। उसने फर्जी दस्तावेजों को भी सबके सामने रखा।
सेक्टर 19 के अभयपुर गांव के इस मामले में शख्स का ये कहना है कि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका है और तलाक के बाद भी उसने डेथ के जाली कागज बनवाकर पेंशन संबंधी सरकारी सुविधाएं लेनी शुरू कर दी। शख्स ने अपनी तलाकशुदा पत्नी पर किसी दूसरे शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया। वहीं महिला ने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने और इसकी जानकारी होने से इनकार किया। प्रदेश में कोरोना ने मचाई तबाही। एक दिन में सामने आए कोरोना के 499 नए केस। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 17,504। अब तक 276 मरीजों की मौत। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 499 मामले रिपोर्ट हुए। 11 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में 391 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में भले लगातार कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हों, बढ़ रहे हों, लेकिन तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे। ताजा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कोरोना से रिकवरी का रेट 76.12%। रेवाड़ी में कोरोना से छठी मौत। 66 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम। जिले में अब कोरोना के 305 एक्टिव केस। गुरुग्राम में कोरोना के 109 मामले आए सामने, जबकि 182 लोग ठीक होकर गए घर, जबकि लगभग 100 लोगों की कोरोना से हो चुकी है। जींद में एक ही परिवार के 9 सदस्यों सहित 15 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। परिवार का एक शख्स कुछ दिन पहले ही मिला था पॉजिटिव। करनाल में कोरोना के 21 नए मामले आए सामने, जिसके बाद जिले में कुल केस 426, 246 रिकवर हो चुके हैं मरीज। 172 का इस वक्त चल रहा इलाज। 8 मरीजों की मौत। कोरोना केस की वर्ल्ड टैली में रूस को पीछे छोड़ तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। भारत में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के करीब। एक दिन में रिकॉर्ड 23,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट। देश में एक दिन में 22,500 नए मामले आए सामने। 15,256 मरीज हुए स्वस्थ। एक दिन में 473 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,368 नए मामले आए सामने। 2,11,987 कुल केस। 9,026 लोगों की मौत। 87,682 मरीजों का चल रहा इलाज। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 3,827 नए मामले आए सामने। 1,14,978 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या। 1,578 कोरोना मरीजों की मौत। 46,836 के साथ। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,379 नए मामले आए सामने। 1,0823 कुल कोरोना के केस। 3,115 मरीजों की मौत। 25,620 केस एक्टिव। गुजरात में 36,858 नए मामले आए सामने। 1,961 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 8,576 मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में 82 नए मामले आए सामने। नोएडा में सामने आए 67 नए केस। दिल्ली की ओखला मंडी में कोरोना संकट के बीच सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने जमकर की खरीदारी। वहीं इस दौरान सब्जी खरीदने आए लोगों में ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। साथ ही साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,30,935। 5,38,179 मरीजों की मौत। 45,12,059 कोरोना मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। अमेरिका में 30,40,000 कोरोना के पेशेंट। 1,32,961 मरीजों ने गंवाई है जान। 15 लाख से ज्यादा मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। ब्राजील में अब तक सामने आए 16,26,071 केस। कोरोना से 65,556 मरीजों ने दम तोड़ा। 5,81,000 मरीजों का इस वक्त चल रहा है इलाज। रूस में 6,87,862 कुल केस। 10,296 मरीजों की हो चुकी है मौत। 2,23,237 मरीज एक्टिव। स्पेन में कोरोना ने मचाई तबाही। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,98,869। अब तक 28,388 मरीजों की मौत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद है। आपको ये बताएं कि मुजफ्फराबाद में लोगों ने सड़कों पर उतरकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया।
लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी और चीनी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको ये बताएं कि पीओके में लगातार लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। इलाके में करीब 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना, सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को किया ढेर, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। बता दें कि पुलिस की टीम ने जब आरोपी को गिरफ्तार करना चाहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। आरोपी कई संगीन मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में कल शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस से बचकर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धरकर पहुंचा। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल भी हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती किया। आपको ये बताएं कि आरोपी पर बाइक चोरी करने का आरोप है।